गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से मैंने शुरुआत के जो 1 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, जो कि आपको जल्दी आप चैप्टर पढ़ते होंगे लेकिन एमसीक्यू आपको नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो मैंने एमसीक्यू जो कि आपका मॉडल पेपर का एमसीक्यू था, जिसको मैंने लिया हुआ है उसके क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। शुरुआत में आपके 10 एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स के आते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। आप उसका आंसर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग करते हैं उसका आंसर। देखिए, विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर का कुछ शुरुआत के जो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एकदम जो आपको लगेगा कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, कुछ कुछ आपको लगेगा कि आप अटक रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, ठीक है। इसमें से कौन सा पब्लिक का बैंक है? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल और सेंट्रल दोनों बैंक, या फिर एसबीआई, ठीक है। तो हम लोग को पता है पब्लिक का बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक हम लोग अगर आम जो जनता है उनको अगर जरूरत पड़े तो उनको हेल्प कौन करता है, गाइडलाइन कौन कर देता है, लोन कौन देता है, वो है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। लेकिन बैंकों का बैंक अगर हम बोल सकते हैं वो है सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। उसके फंक्शंस में एक फंक्शन है बैंकर्स बैंक, ठीक है। कंट्रोलर है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, बहुत सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक है? पब्लिक का बैंक है। कॉमर्शियल बैंक आम जनता का बैंक है। कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक है? पब्लिक का बैंक है। इसका आंसर होगा ए, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, विद द इंक्रीज इन इनकम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इनकम बढ़ता है तो क्या ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में कोई भी अंतर आता है, कोई भी इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, कुछ भी डिफरेंस आता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है, विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, विल रिमेन अनअफेक्टेड, विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो इनकम बढ़े या घटे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली मतलब बढ़ेगा समान, मतलब सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो ये नहीं होगा। विल रिमेन अनअफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन होगा। इनकम बढ़े या घटे, ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनकम बढ़ने से घटने से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या होगा, विल रिमेन अनअफेक्टेड, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विल डिक्रीज भी नहीं होगा, विल इंक्रीज भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। जनरली द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, जनरली द वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी का जो वैल्यू है किसी भी कंट्री का, वो एक्सप्रेस किस में होता है, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग में, यूएस डॉलर में, यूरो में, जापानीज येन में, ठीक है। तो हम लोग सबको जानते हैं कि जनरली करेंसी का जो हम लोग वैल्यू करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लोग जनरली यूएस डॉलर में करते हैं, ठीक है। तो इसका इसका आंसर होगा यूएस डॉलर, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इन दी डायग्राम बिलो, ये आपका एक डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये भी 1 मार्क्स का ही। इन दी डायग्राम बिलो एट एक्सचेंज रेट OP1, ये देख सकते हैं आप, ये आपका O है, ठीक है, ये OP1 देयर इज, ठीक है। OP1 क्या है इस डायग्राम में देख सकते हैं, OP1 है, OP है, OP2 है, ये आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट है, OP1 है, OP है, OP2 है, ठीक है। OP1 क्या बताता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड बताता है या फिर एक्सेस सप्लाई बताता है, ठीक है। तो ये जो OP1 है, OP1 बताता है, देख सकते हैं OP1 क्या बताएगा कि यहां पर आपका क्या है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, मतलब कि सप्लाई इज मोर
देन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे क्या सप्लाई इज मोर देन डिमांड। अगर हम नीचे की बात करें यहाँ पर क्या है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। तो नीचे वाला अगर OP2 अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो इसका आंसर होता एक्सेस डिमांड, ठीक है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। OP1 पूछा गया है मतलब कि एक्सेस सप्लाई, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ठीक है। अगर पॉइंट E पे पूछा जाता OP पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता, OP पूछा जाता तो इसका आंसर होता इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये डिमांड है, ऊपर की ओर आ रहा है वो सप्लाई है, ठीक है। आपको पता है डिमांड का स्लोप नीचे की ओर, सप्लाई का स्लोप ऊपर की ओर क्यों होता है, सवाल ये है, ठीक है। बहुत बेसिक सा हम लोग ने पढ़ा था, डिमांड का स्लोप नीचे की ओर ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है। डिमांड और सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, सप्लाई है, नीचे की ओर आ रहा है, ये डिमांड है। इस पॉइंट में मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे ये D इज इक्वल टू DS होगा, ठीक है, डिमांड के बराबर सप्लाई। तो अगर OP पूछा जाता तो इक्विलिब्रियम इसका आंसर होता। अगर OP1 है मतलब कि एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है इस कंपेयर टू डिमांड। OP2 अगर होता तो एक्सेस क्या होता, एक्सेस डिमांड, ठीक है, एक्सेस डिमांड, इसलिए यहाँ पे डिमांड ज्यादा इज कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, D एक्सेस सप्लाई। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। ये जो क्रेडिट क्रिएशन है ये डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट एंड, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट के अलावा लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अगर LRR अगर डिक्रीज होगा, फॉल होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर LRR इंक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आप देख सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन है। लीगल रिजर्व रेशियो अगर घटता है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो रहा है, घट रहा है। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आंसर विल बी B, ठीक है। तो ये कुछ MCQ क्वेश्चन थे जो कि आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आप चैप्टर को पढ़ते पर MCQ क्वेश्चन, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने मन से कुछ भी आंसर कर देते हैं, उनको आंसर नहीं पता चलता है। इससे क्या होता है, कभी कभी आंसर सही होता है, कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए मैं MCQ के क्वेश्चन लेकर आ रही थी, क्योंकि हम लोग ने चैप्टर्स बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप फटाफट जाके वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपके सिलेबस वाले मिल जाएंगे, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट बहुत सारे चैप्टर मैंने करवाए हैं जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में थे। फटाफट आप उसको पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत कम है। और ये आपके MCQ मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए की तैयारी आप जोरों शोरों से करें और अभी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा आप उसकी तैयारी करिए। और तब तक MCQs क्वेश्चंस मैंने कर दिए, क्योंकि जनरली MCQ क्वेश्चन पता नहीं चलता कैसे प्रैक्टिस करें कैसे ना करें, ठीक है। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।